आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 17 दिसंबर 2024। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और दुनिया के सबसे असरदार पोर्टल से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे रूस के न्यूक्लियर चीफ का कत्ल, इलेक्ट्रिक स्कूटर में बम लगाकर उड़ाया, यूक्रेन पर कत्ल का इल्जाम। सीरिया के कुछ गांवों के लोगों और बागियों ने असद के हथियार आईडीएफ को सौंपे, केमिकल वॉरफेयर मटेरियल्स भी शामिल। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने खोला प्लान, गजा में रहेगी इजरायली सिक्योरिटी, वेस्ट बैंक की तरह सब अपने कंट्रोल में रखेगा इजराइल। और हमास को मिले सीज फायर बेहद करीब होने के आसार। उधर नेसेट में पेश हुआ गजा में सेटलमेंट्स बनाने को मंजूरी देने वाला बिल। चलिए करते हैं शो की शुरुआत सबसे बड़ी खबर से, और बड़ी खबर यह है कि रूस के न्यूक्लियर चीफ इगोर किरलोव की आज मौत हो गई। और उनकी मौत ऐसे वैसे तरीके से नहीं, बल्कि मॉस्को में रूस की दारुल हुकूमत में एक बम ब्लास्ट में हुई है। जनरल किरलोव अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे थे बताया जा रहा, और उसी वक्त वहां उनके अपार्टमेंट के करीब पार्किंग में या पार्क था एक स्कूटर, उस स्कूटर में ब्लास्ट हुआ है। इसमें किरलोव के साथ उनके असिस्टेंट भी मारे गए हैं। कुछ न्यूज एजेंसीज ने यूक्रेन के अफसरान के हवाले से बताया है कि किरलोव की जो मौत हुई है, जो कत्ल हुआ है, उसमें यूक्रेन का हाथ है, यूक्रेन ने करवाई है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक किरलोव की हत्या यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस एसबीयू ने करवाई है। धमाका मॉस्को के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन, जहां पुतिन रहते हैं, उससे बहुत कम दूरी पर हुआ। ये दूरी सिर्फ 7 किलोमीटर की थी। 7 रूस की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने ये बताया है कि धमाके के लिए 300 ग्राम टीएनटी का इस्तेमाल हुआ था। एजेंसी ने इसे एक आपराधिक हत्या का मामला मानते हुए दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। किरलोव को अप्रैल 2017 में न्यूक्लियर फोर्सेस का चीफ बनाया गया था। वो रूस के रेडिएशन, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन जैसे डिपार्टमेंट्स के चीफ रह चुके थे। वो एक प्रोमिनेंट हस्ती थे, रूस की डिफेंस के एतबार से बहुत अहम थे, पुतिन के बहुत करीबी थे। उनका कत्ल रूस के लिए बड़ा झटका है। अब देखते हैं कि रूस का इस पर क्या रद्द-ए-अमल होता है। अब आते हैं गजा पर। गजा को लेकर नेसेट में इजरायली संसद में एक बड़ा खतरनाक बिल पेश हुआ है, और बिल जो है इसमें ये कहा गया है कि गजा में सेटलमेंट्स बनाने पड़ेंगे। गजा में हमने जो पहले गलती 2005 में कर दी थी कि गजा से हमने अपने कब्जे हटा लिए थे, सेटलमेंट्स हटा लिए थे, वेस्ट बैंक के ईस्टर्न वेस्ट बैंक हिस्से से भी हटा लिए थे, वो गलती हमें दोहरानी नहीं है। और राइट करना है इनजस्टिस को, हमें नाइंसाफी को सही करना है। जो नाइंसाफी हुई है यहूदियों के साथ, क्या हम क्यों नहीं जा सकते गजा में? तो गजा में पूरी तरीके से फ्रीली आने जाने के लिए और गजा में नए सेटलमेंट्स बनाने के लिए ये बिल पेश किया गया है नेसेट में, और इसे सपोर्ट भी मिल रहा है। तो ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि गजा में कोई सेटलमेंट था नहीं। गजा में ये हमास को खत्म करने गए थे। अब क्या हो रहा है वो सामने है, नियत सामने है। ये लिक्विड मेंबर ऑफ नेसेट है, एमके कहते हैं, यहाँ हमारे यहाँ एमपी होता है। तो लिक्विड एमके जो है अविचाई बोरोन, उसने ये बिल पेश किया है। ये लिक्विड पार्टी नेतन्याहू की ही पार्टी है। सर बढ़ते हैं आगे। इजराइल विल मेंटेन सिक्योरिटी कंट्रोल ओवर गजा, डिफेंस मिनिस्टर कार्ट्स क्लैरिफाइज। 17 दिसंबर की खबर। इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर जो अब है, उसका नाम इसराइल कार्ट्स है, उसने कहा है कि गजा की सिक्योरिटी का निज़ाम हमारे पास ही रहेगा। जंग बंद हो जाने के बाद भी इजराइल विल मेंटेन सिक्योरिटी कंट्रोल। पूरी तरीके से सिक्योरिटी पर कंट्रोल इजराइल का ही होगा, वैसे ही जैसे वेस्ट बैंक में है। डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि हम उनके हाथ में डिफेंस और ये सिक्योरिटी नहीं छोड़ सकते। अब आपको पता होगा कि वेस्ट बैंक में किस तरीके से सिक्योरिटी, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के पास जो फोर्स है वो रेजिस्टेंस फोर्सेस के लड़ाकों को मार रही है, गोली मार रही है। तभी तो बवाल मचा हुआ 3-4 दिन से। परसों तो कुछ फोर्स का एक कमांडर मारा गया है। तो वो फोर्स सीधे सीधे कहलाएगी तो गजा के लोगों की, लेकिन वो होगी इजराइल के अंडर, अगर इन्होंने गजा के लोगों को रखने दिया। इजराइल कार्ट्स ने इस बारे में अपने एक्स पोस्ट पर जानकारी दी है। अगर इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहा है तो फिर आप समझिए कि कितने खतरनाक हालात हैं। और क्या हमास सीजफायर के दौरान इस बात पर राजी हो जाएगा कार्ट्स की या इजराइल की?
डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा है कि हम बहुत ही बुरी तरीके से जद्दोजहद और कोशिश कर रहे हैं ताकि होस्टेजेस को अपने घर लाया जा सके। चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे जो बाइडेन हो, इनका मौकिफ है जो गजा में होस्टेजेस हैं वो किसी सूरत घर से पहुंच जाए तो हम अपने मुंह उजियारे करके अपनी यूएस कांग्रेस में लोगों को, अपने जो मेंबरान है उस कांग्रेस के, उसको दिखा सकेंगे। भले गजा के लोग मरते रहें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, लेकिन होस्टेजेस घर पहुंच जाए। तो इन्होंने नेतन्याहू से भी बात की थी और ये कह रहे हैं कि हम लोग जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं और जल्दी 20 जनवरी से पहले, मैंने कह दिया, ये सब निपट जाना चाहिए। खैर, द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक हेडलाइन है, हमास ये कह रहे हैं कि हमास को ये डर है कि ट्रंप जो हैं वो वापस जंग शुरू करने की इजाजत दे देंगे अगर सीजफायर हो भी गया। और ये इजरायली अखबार कह रहा है। देखिए, हमास की और इजराइल की खबरें तो इन दो के बीच ही होंगी ना। हमास को ये खदशा है कि ट्रंप जो है ना, गजा में अगर सीजफायर हो गया तो उसका फर्स्ट फेज पूरा होने के बाद होस्टेज डील का, वहां पर जंग वापस शुरू करने की इजाजत दे देंगे, गजा वॉर रिज्यूम करने की इजाजत दे देंगे। फर्स्ट फेज में ज्यादा होस्टेज चले जाएंगे। तो हमास भी फूक फूक के कदम रख रहा है, एकदम से सीजफायर करने के अभी मूड में तो है, जो हम आगे खबर बताएंगे, लेकिन वो पूरी गारंटी लेना चाहता है ताकि कोई मुकरे तो लोग उस पर थूकें। पता नहीं ऐसे लोगों पर थूकने से उन पर कोई असर भी पड़ता होगा, नहीं पड़ता होगा, जो लोग इन चीजों की फिक्र नहीं करते हैं। एक परमानेंट सीजफायर चाहता है और आईडीएफ की पूरी तरीके से विड्रॉल चाहता है हमास गजा से। क्या आईडीएफ और इजराइल इस पर राजी होंगे, पता नहीं। जो बाइडेन ने भी कल, असल में ट्रंप और बाइडेन दोनों, यहूदियों का एक वो हनुका होता है, उसमें फेयरवेल कुछ पार्टी वगैरह दी गई थी, उसमें शामिल हो गए। त्योहार होता है हनुका वगैरह, और वो त्रिशूल पकड़ते हैं उसे भी कहते हैं। तो भाई ये जो है वो पार्टी में गए थे बाइडेन, अपने यहीं अमेरिका में थी, डोनाल्ड ट्रंप भी गए थे। तो बाइडेन भी बोले कि होस्टेज को वापस ला कर रहूंगा, कसम खाता हूं, बाइडेन बोले। अब वो कसम कैसे पूरी होगी? कुछ भी करूंगा, कुछ भी करने का मतलब है फिर हमास के ऊपर फुल क्रैकडाउन होगा गजा में। वॉर ऑन गजा, मिडिल ईस्ट आई की हेडलाइन देखिए, सीज फायर डील इज क्लोजर देन एवर, पैलेस्टीनियन सोर्सेस। और ये मिडिल ईस्ट आई को फिलिस्तीनी सोर्स ने ही बताया है, ये इनका दावा है मिडिल ईस्ट आई का, कि सीज फायर डील जो है वो अपनी बहुत शबाब पर है, बहुत तगड़ी तरीके से आगे बढ़ रही है और इतनी पॉसिबल कभी नहीं हुई थी जितनी इस वक्त दिख रही है। यानी बड़े पॉजिटिव जो है वो इशारे मिल रहे हैं। लेकिन क्या इजराइल डील होने देगा? पता नहीं है। लेकिन हमास, इजरायली अखबार कहता है कि हमास को खदशा है, और उस खदशे में कोई गलत बात नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनते ही वो गजा में फिर से जंग शुरू करने की इजाजत दे देंगे, क्योंकि ज्यादा होस्टेजेस निकल आए होंगे। माफ कीजिएगा, थोड़ा तबीयत ऐसी है क्योंकि रात भर से नहीं सो पाए। तो हम रात 2 बजे से जाग रहे हैं और आज भी शायद रात 2 बजे ही सो पाएंगे। तो बताना नहीं था, बस उलझ गए कुछ चीजों में। खैर, रेजिडेंट ऑफ सीरियन गोलान विलेजेस रेबल्स ट्रांसफर असद वेपन्स टू आईडीएफ। ये खबर पढ़ी तो मैं चौंक गया कि सीरियन गोलान विलेजेस जो है ना, एक तो गोलान हाइट का इलाका है तो पूरा सीरिया का, वो कब्जाया हुआ है 70 के दशक से इसने, इजराइल ने। लेकिन अब जहां घुसी है आईडीएफ बफर जोन के उस पार, सीरिया वाले गोलान हाइट्स के इलाकों में जो सीरिया के इख्तियार में है, वहां पर जो गांव हैं और वहां जो कुछ बागी और हैं, उन्होंने बशर अल असद के जमाने के हथियार लाकर आईडीएफ को सौंपे हैं। अब मैं इनमें से इस पूरे आर्टिकल को पढ़ा तो मुझे ये नहीं पता चला ये बागी कौन से हैं, जो असद के खिलाफ थे हैं या जो अब नई हुकूमत बन गई उसके खिलाफ के बागी हैं। रेबल्स तो लिख दिया इन्होंने। खैर, लोग इन्हें हथियार सौंप रहे हैं। बताया गया है कि आईडीएफ को ये हथियार सौंपे गए हैं और इनमें केमिकल वॉरफेयर मटेरियल्स भी शामिल हैं, यानी केमिकल हथियार बनाने वाली सामान या केमिकल हथियार छुटपुट, ये सब शामिल हैं। लिहाजा देखते हैं कि कितने लोगों ने इन्हें हथियार सौंपे हैं। ये बताया है सरहद से लगते कई इलाकों में ये सामान सौंपे गए हैं इन हथियार, और ये जो है इनमें ट्रक से आए हैं कुछ जगह पर तो हथियार।
फुटेज बताया गया है, शो की गई है, और इसमें जो है 100 ऑफ बॉक्सेस हैं अम्यूनिशन के, मोर्टार्स के, बॉम्ब्स के, ग्रेनेड्स के। ये सब आईडीएफ को ट्रांसफर किए जा रहे हैं ताकि ये नए वाले बागियों के हत्थे ना चल जाए। अब मुझे समझ आ रहा है दमिश्क के जो बागी हैं, ये बताएं ना बताएं, दमिश्क में जो अपोजिशन फोर्सेस बैठ गई है, ये उनसे बगावत करने वाले लोग हैं। जेरूसलम पोस्ट की खबर कहती है लार्ज स्केल विड्रॉल हो रहा है रशियन फोर्सेस का सीरिया से, और यह हकीकत है। रशिया की जो ट्रूप्स, एक नेवल अड्डा था, एक एयरफोर्स अड्डा, वहां से बड़ी तादाद, बड़ी संख्या में, बड़ी तेजी से बाहर निकल रहे हैं रशियन ट्रूप्स, रशियन मशीनरी, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, ये सब अब सीरिया से निकाले जा रहे हैं। अब वो रूस जा रहे हैं, लीबिया जा रहे हैं, कुछ इधर कुछ उधर हो तो रहा है, लेकिन सीरिया अब मॉस्को के लिए कोई महफूज जगह नहीं रह गया है। आईडीएफ के ट्रूप्स लेबनान में आगे बढ़ गए हैं। लेबनान का एक इलाका है साउथ लेबनान में, नकूरा, आपने सुना होगा जब बमबारी हो रही थी, नकूरा में घुस गई है अब आईडीएफ। ये कैसा सीज फायर किया है हिजबुल्लाह ने, जिसमें ये पीछे जाने की जगह ये कहा गया था 60 दिन में पीछे जाएंगे, ये तो और आगे जा रहे हैं। नकूरा में घुस गए हैं और ये बताया गया है कि इसमें टैंक्स भी ये साथ ले गए हैं, फौजी भी गए हैं, कॉम्बैट इंजीनियरिंग फोर्सेस भी गई हैं। ये सारे वाला न्यूज़ ने जो है इसके बारे में रिपोर्ट किया है। ये वही वाला न्यूज़ है जो नेतन्याहू के हाथों भी नहीं बिका। आप इसकी खबर को इसी वाला न्यूज़ के मामले में भी कोर्ट में गवाही हो रही है नेतन्याहू की, उसी वाला की खबर को द जेरूसलम पोस्ट में छापा गया है। तो ये कह देना ये उनका है, अरे उन पर यकीन करते हो, अरे वेस्टर्न मीडिया किस पे करोगे यकीन, किस पर करोगे? वो जो कानपुर से निकलता है दैनिक प्रचंड, या गाजियाबाद से निकलता है बोलो शाम को आ गया अखबार, नहीं, अखबारों पे यकीन करना पड़ता है। अखबारी मेन सोर्स हैं आज भी खबर के। टीवी वाले भी, हमने तो टीवी में काम किया भाई, सब अखबार या फिर न्यूज़ एजेंसी से आ रहे हैं खबरें। यूके में जो मेंबर हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, यूके लॉ मेकर्स जिन्हें कहते हैं, उन्हें, उन लॉ मेकर्स कॉमन लफ्ज़ है, हमारे यहाँ के लिए भी कहते हैं। तो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो हैं यूनाइटेड किंगडम के, उन्होंने फिर से इस बात का मुतालबा किया है कि हमारी हुकूमत, यूनाइटेड किंगडम की हुकूमत फौरन इजराइल को हथियार एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी लगाए, क्योंकि गजा में उससे जेनोसाइड हो रहा है। हम किसके मासूमों के खून के छींटे अपने हाथों पर ले रहे हैं। बावजूद इसके ब्रिटेन अभी भी बड़ी तादाद में हथियार इजराइल को दे रहा है। यूएस और जर्मनी सीधे सीधे गजा में हो रहे जेनोसाइड के लिए जिम्मेदार हैं, ये ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कहा है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बागई ने ये कहा है कि वॉशिंगटन और बर्लिन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को दरकिनार करते हुए, हर एक हक और हुकूक को दरकिनार करते हुए, जो गजा के लोगों को सजाएं दी जा रही हैं, अजियत दी जा रही है, जो उनके नुकसान किए जा रहे हैं, वो उसमें इजराइल के बराबर के शरीक हैं। इस गुनाह से वो कभी बाज और पाक नहीं हो पाएंगे। इजराइल कार्ट्स, जो इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर है, उसने जो है एक बड़ा अंदर खाने एक पेंच डाल दिया इजराइल के, और ये कहा है कि जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज होते हैं, जो टोपी लगा के चोटी बांध के नाचते कूदते हैं, मस्जिद अल-अक्सा में भी आप देखते होंगे, जो सबसे कट्टरपंथी यहूदी हैं, उनमें से अब, पहले तो उन्होंने कहा था कि भाई हमें 1100-1200 चाहिए, फिर 3000 चाहिए, फिर 10,000 चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि उन अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स की जितनी भी आबादी है उसका 50% लोग हमें फौज में लेने हैं, और ये काम हम 2031 तक करेंगे। 50% हम लेंगे फौज में, उन्हें फौज में नौकरी करनी होगी, क्योंकि अभी तक उन्हें 75 साल से छूट मिली हुई थी। अब जब फौजी कम पढ़ने लगे, नए फौजी आ नहीं रहे थे, तब इन लोगों को जबरदस्ती भरा गया, क्योंकि ये भी होने लगा था ये क्यों मुफ्त में बैठ के खाएंगे। तो 50% अब पूरे कट्टरपंथी यहूदी ले लिए जाएंगे फौज में। 50% से कहा है कि आप अपने तोरा वर्ल्ड से जुड़े रहिए, आप तोरा पढ़ते रहिए, क्योंकि ये कहते हैं हम इबादत के लिए आए थे, खैर बस पैदा हुए हैं इस दुनिया में। अब इस मामले में फॉर्मर चीफ रब्बी जो हैं, इनकी बात बहुत सुनी जाती थी, यित्ज़हाक योसेफ, इन्होंने ये कहा है कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को मिलिट्री में, आर्मी में सर्विस देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर वो तोरा भी नहीं पढ़ते हो तो भी, अगर वो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स बस नाम के भी हैं, तो आर्मी में ना जाएं। अब इससे इजराइल के अंदर
بڑی اندر خانی چنگاریاں بھڑک گئی ہیں. سب یزیاک یوسف کے خلاف اب ہو گئے ہیں کہ یہ تو آپ اندر ہی خانے پھوٹ ڈالنے والی بات کر رہے ہیں. الٹرا آرتھوڈاکس بھڑک گئے، آپ کی بات مان لی تو وہ حکومت کے خلاف ہو جائیں گے. تو یہ سب کچھ چل رہا ہے. فی الحال بہت بہت شکریہ. ایچ ایل شو آپ دیکھ رہے تھے. کوئی بھی غلطی رہ گئی ہو، چھوٹا بڑا سمجھ کر، جیسی آپ کی عمر ہو، شردھا ہو، معاف کر دیجیے گا. انسان ہوں، غلطی کی گنجائش رہتی ہے.